पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले हैं। तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की, तुमने पाकिस्तान के दफा को कमजोर करने की कोशिश की। इसी असेंबली में खड़े होके आपने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि हम जंग का ऐलान कर दें? उसने आइन को तोड़ दिया, इन्होंने आइन शिकनी की है, कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं। करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आप जमहूरियत के दुश्मन लोग। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा, आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, ये गोश अब तुम्हारा खत्म हो गया है, ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए। अस्सलामुअलैकुम। आर्मी चीफ साहब, उतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। मैं जानता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने पहले जुल्फकार अली भुट्टो को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और अब इमरान खान को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब, तुमने अपनी नाना की सियासत को दफन कर दिया। मैं आपसे बगावत का ऐलान करता हूँ। अगर इमरान खान के साथ भी भुट्टो जैसा सलूक हुआ तो कौम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ साहब, खुदा का खौफ करें। अगर आज बारी इमरान खान की है तो कल आपकी भी आ सकती है। ये बात तो सच है कि 8 फरवरी को लोगों ने वोट इमरान खान और पीटीआई को डाला। हम जिन सीटों पर बैठकर हुकूमत कर रहे हैं वो सीटें हमें खैरात में मिली हैं। राजा परवेज अशरफ फट पड़े। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ हैरान हो गए। स्पीकर को कुछ देर के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्र। मैं समझता हूँ हम दफाए पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले हैं, हम शहीदों के साथ खड़े होने वाले हैं, हम अपने जवानों की कदर करने वाले हैं, आप अपनी फौज पर फख्र करने वाले हैं। आप 9 मई वाले हो, तुम नहीं 9 मई वाले हो। तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की, तुमने पाकिस्तान के दफा को कमजोर करने की कोशिश की। इसी असेंबली में खड़े होके आपने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि हम जंग का ऐलान कर दें? तशरीफ रखें। जंग का ऐलान हमारे पर जब थोपी गई तो आपने देखा कि आपके शेर दिल कमांडर हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? क्या उस पर फख्र नहीं करना चाहिए? आप क्या करते हैं? 9 मई जिन्होंने किया वो आप लोग हैं। आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, ना शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, ना फौज का कर सकते हैं, ना सिविल का कर सकते हैं। मैं आपसे जनाबे वाला, जनाबे चेयरमैन, जनाबे स्पीकर, इन्होंने कहा है ये 1973 की आइन की बात करते हैं। 1973 के आइन के असद कैसर साहब ने बात की तो यहाँ से आवाज नहीं आई। 1973 के इस तरह ना करें, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। वारिस हम 1973 का आइन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं आप सबको जानता हूं। हमने उसको उसकी असली हालत में लेकर आए। आपको तो पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। बाबा, आपने नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं है। आप तशरीफ रखें, कभी आपको समझाएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाए। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक शिक को इम्प्रूव किया। हमने डिबेट किया, डिस्कस किया, उसको हम लोग कमेटी में लेकर गए। तो मैं आपके मुंह से तो जनाब स्पीकर ये बात अच्छी नहीं लगती। आपने यहाँ पर जो कानून साजी की और जिस अंदाज से की, जिस स्पीड में की और जिस तूफानी तरीके से आप पढ़ते थे, ना आपको समझ थी ना हमें समझ थी, लेकिन वो पास हो जाती थी। मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट जो होता है, देखे हमने आपकी बात बड़ी, देखो आप शोर मचाने वाली मशीन तो हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन बने, हमने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी। ओके, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें।
देखें, सारी दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको इम्यूनिटी होती है, सारी दुनिया। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। देखो ये आपकी ट्रेनिंग है चेयरमैन साहब, आप जरा देखें, फिर आप बात कर लेंगे। आप यार बैठ जाओ ना, आपको तो आइन का पता ही नहीं है। तुमसे अब सबक लेंगे हम आइन का। तो मैं ये कह रहा था कि 3 अप्रैल 2022 आपकी कुर्सी पर एक डिप्टी स्पीकर बैठा था इनका, उसने आइन को तोड़ दिया। असद कैसर को पता था कि ये आइन शिकनी होने जा रही है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इतना मैं इनको क्रेडिट दूंगा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आप तो आइन शिकन हो गए। ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। सुनो, आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने हैं तो 12 साल उसको अंदर रखो, तब फिर आकर फैसला करना। 12 साल रखो उसको अंदर, तो फिर आकर कहना कि हम मुकाबले में आ गए। सबर, तहम्मुल, बहादुरी, इज्जत, वकार, फिर बात हो। यहां शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं, अवाम को समझ आ चुकी है कि आप शोर तो मचा सकते हैं, आप झूठे लारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। आज मैं पता करूं कि आप 4.25 साल रहे थे हुकूमत में, कहां गई वो 2 करोड़ नौकरियां? किसको दी थी 1 करोड़ नौकरी? 50 लाख घर किसको दिए थे? आपने पासपोर्ट की इज्जत कराई थी, आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए थे। ईमानदारी से बात करें। और फिर कौन सा वो फरागोगी कौन है? तो करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं, आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर, हम इज्जत देने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर यकीन करें कि आपको पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, तो आज आप किस तरह कह सकते हैं? आप बैठ जाएं। बांग्लादेश जिसने बनाया वो भी हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, आप उसमें कोई, अगर आप में समझदार आदमी है तो जिस दिन वो बिल पेश होगा उस पर आप तनकीद करें और बताएं उसमें क्या गलत है। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा, आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपनी इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब आइन की तरमीम है तो आइन में लिखा है 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम हो सकती है। आपको क्या पता क्या होता है कानून साजी? आप तो कमेटियों से बाहर बैठे ना, कमेटियों में बात करते जाके कमेटी में।
कमेटियों का बाइकआउट, यहाँ का वॉकआउट, बाइकआउट वॉकआउट, बाइकआउट वॉकआउट। आप लोग मेंबर हैं, आप पार्लिमानी लोग हैं, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आप आइन को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। नाज़रीन कराम, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो राजा परवेज़ अशरफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इमरान खान पर भी तनकीद कर रहे हैं और इस निज़ाम पर भी तनकीद कर रहे हैं। क्या इनकी बातों में कितना वज़न है? क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं या वाकई हकीकत पे मबनी तकरीर कर रहे हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेशन में ज़रूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। शोर मचाने के लिए आपको वो इसलिए वो लेकर आए हैं कि आप शोर मचाएं। अब देखें, यार तुम्हारी बात का जवाब दे गया हूं, आपकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, जनाब स्पीकर, तरीका ये है कि जब वो कल बिल पेश हो उस वक्त अब ये गोश हो, अब तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए, अब कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त पक्का हो जाएगा। अब आपका पक्का बंदोबस्त है। और जनाब स्पीकर, मैं एक एक बंदे को जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं। ये यहां पर बैठे हुए हैं, वहां से जाकर कंप्रोमाइज करने के बाद अगर कंप्रोमाइज नहीं हो तो निकलो बाहर। हाँ, ये नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए। यहां और बात करते हैं, वहां जाकर और बात करते हैं। आप बिक गए बाबा, हमें पता है, एक एक बंदे का पता है हमें, एक एक बंदे का। हमारे पास पूरी इससे आगे कुछ नहीं है। वो मेरा ख्याल है, आप देखो ना नारा लगाकर आप इमरान को बाहर ला सकते हैं, तो ना इंशाल्लाह ताला जरदारी साहब का बाल भी बिका नहीं कर सकते। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं रही है। अपने गिरेबानों में डालें जरा अपना मुंह और सोचें कि आपने इमरान के लिए क्या किया है। कुछ किया है? क्या किया है? आपने उसको अंदर करा दिया। वो बेचारा गैर सियासी आदमी था। पॉपुलर वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे ईमानदार वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे काबिल वजीर आजम जो था, जिसने सिर्फ 40 माह हुकूमत की और उसके दौर के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी वबा कोरोना, जिसमें दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ गई थी, उसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 8 अरब डॉलर बढ़ा दी। 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर कर दिए। और ये तजर्बाकार, ये 40-50 साल से जो हुकूमतें कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 4 साल के अंदर एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर कम कर दिए हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि हम अगले साल 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, और ये नहीं बताया कैसे बढ़ाएंगे। वैसे एक लतीफे वाली बात यह है कि जब मैं ओ लेवल्स में था तो इनका एक वजीर नो प्लानिंग, उन्होंने एक विजन 2020 निकाला। वो विजन जब हम 2020 में आए तो विजन 2035 निकाल दिया है, और जब हम 35 में जाएंगे तो 47 आ जाएगा। ये ऐसे ही है कि किसी बच्चे से आप पूछें कि आपने पहली क्लास में कितने नंबर लेने हैं, वो आगे मैटर की बात शुरू कर दे। तो इन्होंने कहा कि 2029 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हम 60 अरब डॉलर करेंगे। अगले 3 साल के अंदर ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को डबल करेंगे। मुझे तो आप ये बताएं कि इसका मतलब है कि, और इन्होंने खुद टारगेट रखा है इस साल 32.9 अरब का। तो मुझे आप ये बताएं कि आप 25% आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ करेंगे, और कैसे करेंगे? आगे आ जाएं आप। इन्होंने कहा कि ये बजट बड़ा बैलेंस बजट है। मैं अभी आपको एक नुक्ते में समझा दूंगा कि इन्होंने पूरा जो अपना थीसिस बिल्ड किया वो इस चीज पे बिल्ड किया कि हमने सैलरीड क्लास को टैक्स रिलीफ दी है।
सैलरीड क्लास को जो टोटल टैक्स रिलीफ है जनाब स्पीकर वो 60 अरब रुपया है, और जो पेट्रोलियम लेवी से हुकूमत पाकिस्तान की गरीबों के जेबों से पैसे निकालने लगी है वो अजाफी 250 अरब रुपया है। जो अगले साल का टारगेट है वो 1750 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी है, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान अपने टैक्स का 13% पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठा करता है। 13% टैक्स कलेक्ट करेगा पेट्रोलियम लेवी से, जो कि आपका आम मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, चिंची वाला, ट्रांसपोर्टर वो यूज कर। नाज़रीन कराम, आपने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब की गुफ्तगू सुनी। राजा परवेज़ अशरफ साहब का कहना था कि ये जो निज़ाम है ज़्यादा देर नहीं चल सकता, क्योंकि ये निज़ाम जो है ये आया नहीं, इसको लाया गया है। ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों या चाहे वो नून लीग वाले हों या वो मौलाना फजल रहमान हो। नाज़रीन, ये तीनों जमातें ही असल में जो PTI की मखसूस नशिस्तें थी उसके ऊपर ये बैठी हुई हैं और अपनी 2/3 अक्सरियत बनाकर बैठी हुई हैं, जो कि इनके पास थी नहीं। इनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। सादा अक्सरियत इमरान खान को मिली और इमरान खान को जो है लोगों ने वोट दिया। इसके बावजूद कि इमरान खान की पार्टी पर या इमरान खान के लोगों पर जो तशद्दुद हुआ या जो उनके साथ बर्बरियत की गई, चादर चादवारी का पैमाल किया गया, ये एक अलग बहस है। मगर फिर भी आवाम ने वोट इमरान खान को डाला। इसके बावजूद कि फाइज ईसा की अदालत ने जो मुतनाज़ा फ़ैसला दिया वो पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। और PTI से इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया और PTI को किसी जमात के साथ शामिल भी नहीं होने दिया गया। और नाज़रीन, उसकी वजह से आपको पता है कि ये जो निज़ाम था, ये जो आइनी अदालतें इन्होंने बनानी थी, इन्होंने अदालतों पर हमले करने थे, अदालतों को कमज़ोर करना था, वो इस तरीके से हो सकता था कि अगर ये PDM की हुकूमत बनती तो वो बन गई। फाइज ईसा ने असल में सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान फाइज ईसा ने पहुँचाया, और इसलिए पहुँचाया कि उसको पता था कि मैंने तो दोबारा चीफ जस्टिस बनना नहीं है, तो जो भी आएंगे वो अपना, उनके पास महदूद इख्तियार होंगे और महदूद इख्तियार के साथ अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है कि हाँ, हुकूमत के पास ये पावर है कि वो जिस जज को चाहे तबादला कर दे, और जो जज तबादले पर रजामंद ना हो वो नौकरी से फारिग हो जाएगा। तो अब जो कमीशन बनाया गया, जुडिशल कमीशन बनाया गया, उसमें अक्सरियत जो है वो आपको पता है हुकूमत की है। अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत का होता है और कुछ एहतियाती भी होते हैं, तो इसीलिए हुकूमत जब चाहे जिसको चाहे वो उसका तबादला कर सकती है। और अब सुप्रीम कोर्ट अज़गुस नोटिस भी नहीं ले सकती, तो सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी इख्तियार इन्होंने ले लिए। दूसरी तरफ नाजरीन, राजा परवेज़ साहब ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और अब यानी कि इमरान खान को बनाया जा रहा है। ठीक है, हमारा सियासी इख्तलाफ ज़रूर है, मगर हमें सियासी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखना चाहिए, और उनकी बात भी ठीक है। तो दोस्तों, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन लीडर आए, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तान की मैशत तरक्की करे, पाकिस्तान दुनिया का अजीम और पावरफुल मुल्क बने, हमारी ये दुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं कि न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।